जय सिया राम। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, इन CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इट्स इन CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इट्स टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, नॉन प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड ऑप्शन, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड्स फॉर ऑल ऑफ दिस। देखते हैं पहले CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन और CH4 विथ हाइब्रिडाइजेशन। CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो फिर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कार्बन में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो अभी इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4। कोवेलेंसी 4 है, ये तो हमें बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी पता चल रहा है, ठीक है। और फिर 4 हाइड्रोजन इससे आके अटैच हो चुका है, ओके। तो फिर 2 टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक हुआ 2s और 1s के बीच में और दूसरा हुआ 1s और 2p के बीच में। तो यहाँ पे px py pz पे ये तीनों बना है, मतलब इतना तो पता है ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे बना है। और फिर ये जो पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टन, मतलब ये 2s और 1s जो है इसका पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टन, इसके बारे में हमें नहीं पता है, बस इन तीनों का मालूम है। तो इतना तो पता चल गया ये नॉन प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर भी पता चल गया विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। यस, ऑल CH बॉन्ड्स आर सेम, नहीं इस चीज़ का तो नहीं पता चला क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग है, ये पता चल रहा। फिर ये टेट्राहेड्रल नहीं, इसका भी नहीं पता चला। एंगल 109.5 डिग्री नहीं, इस बात का भी पता नहीं चला। अब देखते हैं CH4 विथ हाइब्रिडाइजेशन जो कि रियलिटी में होता है। तो जब ये देखते हैं तो फिर यहाँ पे 2s 2px 2py 2pz, यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मिक्सिंग हुआ, एंड देन sp3 का 4 sp3 सेम एनर्जी का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल्स बना है sp3 का। फिर एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हुआ 1s और ये sp3 का जो बना है ये दोनों मिला, ओके। देन sp3 1s, ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर सेम, ऑल 4 CH bonds are same, sp3 1s c और h। टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल है। हाँ, जब ये मिक्सिंग हो गया जब बना तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये टेट्राहेड्रल है। 109.5 डिग्री सभी एक दूसरे के बीच का एंगल है, यस। फिर कोवेलेंसी 4 और फिर ये नॉन प्लेनर है, हाँ क्योंकि टेट्राहेड्रल बना है। हाँ, तो फिर इसका आंसर क्या आया? इन CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल CH बॉन्ड, यस। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एज्यूमिंग pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4 molecule, which of the following structure is false? Which of the following structure is false? The CH bonds will be at right angle. The CH bonds will be at right angle. Three CH bonds will be at right angle, हाँ क्योंकि प्योर है, मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो हाँ px py और pz पे तो बन ही चुका है, तो ठीक है। और फिर 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन द अदर 3 CH बॉन्ड, हाँ ये भी सही है, वो 2s और 1s जो बना है। फिर थर्ड ऑप्शन, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, नहीं ये तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। और यहाँ पे एज्यूम करने का आ गया प्योर PS और 2p और 2s मिक्स हुआ है, मतलब प्योर है, मिक्स नहीं हुआ है, ओके। ऑप्शन 4 तो यही हुआ, हाँ फॉल्स पूछा तो यही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन 4, द एंगल ऑफ CH बॉन्ड formed by SS overlapping will be uncertain with respect to other 3 bonds. The angle of CH formed by SS overlapping will be uncertain. The angle of CH bond by SS overlapping, हाँ वो 2s और 1s जो है overlapping will be uncertain with respect to the 3, हाँ ये तीनों तो x px py pz में बना, बट वो अभी अनसर्टन, ठीक है ये भी सही है। अब देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर आर ऑब्जर्व्ड ऑन ऑपोजिट पोजिशन। सबसे पहले sp3 में 3 4 5, मतलब जब 5 है तो ab4l1 भी हो गया, ab4l1, इसमें तो एक ही लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर होना चाहिए 180 डिग्री, ओके। ab3l2, यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है लोन पेयर के बीच में। ab2l3 नहीं, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गया और 120 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। अब देखते हैं sp3d2, 3 4 5 6 ab5l1, नहीं ये तो नहीं। ab4l2 हाँ ये है,
दोनों लोन पेयर हो गया, थीटा 180 डिग्री पे है दोनों लोन पेयर, यस। अब देखते हैं sp3d3, sp3d3 ab7l0, ab7l0 3 3 6 एक साथ, ठीक है। ab7l0, ab6l1, ab5l2, ab7l0, यहाँ पे तो लोन पेयर नहीं, ठीक है। ab6l1 एक ही लोन पेयर, ab5l2, हाँ यहाँ पे दोनों लोन पेयर हो गया 180 डिग्री पे हुई। ऑप्शन सेकेंड एंड 3, ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम डज नॉट चेंज्ड, BF3 प्लस F माइनस ये बन रहा है BF4 माइनस, तो यहाँ पे B जो है AB3L0 है, ओके। और यहाँ पे AB4L0 AB3L0 और इधर AB4L0, AB3L0 sp2 है और इधर हो गया sp3, AB3L0 ये sp2 हो गया, AB4L0 ये यहाँ पे sp3, यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, हाँ। अब देखते हैं यहाँ पे NH3 प्लस H प्लस से बना NH4 प्लस AB3L1 और यहाँ पे AB4L0 sp3, हाँ ये हो गया सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन है BF3 प्लस NH3 से बन रहा BF3 डॉट NH3, इसको बाद में देखेंगे अच्छे से। इसके बाद ऑप्शन है SiF4 प्लस 2F माइनस से बन रहा SiF6 2 माइनस, यहाँ पे सिलिकॉन AB4L0 तो sp3 हो गया, यहाँ पे AB6L0 तो sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गया, गलत है ये। जब NH3 था और BF3 था, दोनों अलग अलग था, रिएक्शन से पहले की बात हो रही, तो NH3 AB3L1 NH3 में AB3L1, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, ठीक है। ट्रायगोनल पिरामिडल BF3 में हो गया AB3L0 sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2, ट्रायगोनल प्लेनर ये sp2 और यहाँ पे sp3 ये हो गया ट्रायगोनल sp3 और यहाँ पे AB3L1 है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल, यहाँ पे ट्रायगोनल पिरामिडल, हाँ एक लोन पर है ना AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल है, तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री और ऐसा, हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पे AB3L0 में ये ट्रायगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे थीटा है 120 डिग्री और कोवेलेंसी अभी इसकी भी 3 और इसकी भी 3। अब देखते हैं जब रिएक्शन हुआ NH3 के पास जो लोन पेयर था वो अपना लोन पेयर दे दिया BF3 को, यस। तो अब ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3 टेट्राहेड्रल, थीटा पहले तो 109.5 से कम था क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट था, तो लोन पेयर दे चुका है, बॉन्ड बन चुका है, तो अब हो गया थीटा 109.5 डिग्री और उसका भी हो गया थीटा 109.5 डिग्री, कोवेलेंसी भी इंक्रीज हो गई, 4 हो गया, हाँ थीटा इंक्रीज हो गई इसकी और थीटा BF3 की थीटा डिक्रीज हो गई, हाँ क्योंकि पहले थीटा 120 डिग्री था जब ट्रायगोनल प्लेनर था और अब टेट्राहेड्रल हो गया तो 109.5 डिग्री हो गया, ओके। अब देखते हैं ओवरलैपिंग mechanism of covalent bond formation, mixing of orbitals of different atom, central atom and surrounding atom में यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम में। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, उसमें ओनली सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता था, यस। According to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms results by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin. According to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electron. The formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electron present in valence shell having opposite spin. Yes, according to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms results by pairing of electron present in valence shell having opposite spin. यहाँ पे A ये सेंट्रल एटम हो गया, B सराउंडिंग एटम, ये दोनों ओवरलैप किया और दोनों ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, यस। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, अब यहाँ पे देखते हैं CH
सी 1 2 3 तीन बॉन्ड जो है इसका H के साथ अटैच है, फिर एक इधर ऑक्सीजन के साथ और फिर ऑक्सीजन अटैच है H के साथ। देखते हैं ओवरलैपिंग कैसे होता है। ये ऑक्सीजन का जो है sp3, ये 1s हाइड्रोजन, इसके साथ ये ओवरलैप किया है, ठीक है। पहले कार्बन का देखते हैं। कार्बन का यहाँ पे sp3 4 ऑर्बिटल बना इसके पास sp3 का, तो 1s हाइड्रोजन का ये 3 ओवरलैप किया, ठीक है। फिर सी का sp3 और ऑक्सीजन का sp3 ये ओवरलैप किया। हाँ, क्योंकि जब ऑक्सीजन का देखें तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, Ab2L2 ऑक्सीजन के लिए देखें तो हो गया sp3, तो हाँ ठीक है, sp3 का 4, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर रखा हुआ है sp3 का, sp3 ऑर्बिटल में 2 sp3 ऑर्बिटल में ये एक लोन पेयर है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा कार्बन के साथ और एक इधर बना रहा 1s हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मिल सकता, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस प्योर ऑर्बिटल भी, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल भी मिलेगा, तो ऑलवेज सिग्मा फॉर्म करेगा। एक भी अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस प्योर ऑर्बिटल हो, तो ये दोनों बनेगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये जो बन रहा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता ही यही है, कितना ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा तो फिर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, यस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर दूसरा तरह का है कोलैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। कोएक्सियल और head on overlapping, coaxial or head on overlapping, always with internuclear axis, sigma bond formation, यहाँ पे हो रहा sigma bond formation internuclear axis के along, coaxial हो गया, head on overlapping along with internuclear axis sigma bond formation, तो फिर यहाँ पे px और इधर भी px है, ओके। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा, ओके, px आ रहा और x एक्सिस पे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो अब देखते हैं कोलेटरल और साइड वाइज ओवरलैप, तो ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो और कोएक्सियल जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता कोलेटरल से, स्ट्रेंथ इसलिए कहते हैं सिग्मा की ज़्यादा होती पाई से स्ट्रेंथ, और फिर क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होता कोलेटरल के कंपैरिजन में। कोलेटरल जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 3 तरह का ओवरलैपिंग होता है। एक हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ऑलवेज सिग्मा, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल, ये भी ऑलवेज सिग्मा। अब देखते हैं, जब प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल हो तो इसमें एक हो गया सिग्मा और दूसरा पाई, तो सिग्मा का बनेगा मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसीडर्ड। सिग्मा तब बनेगा मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसीडर्ड, मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसीडर्ड। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसीडर्ड। एग्जाम्पल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2, तो H और H के बीच में 1s, तो यहाँ पे SS ओवरलैप है सिग्मा, ठीक है। F और F 2p के बीच में यहाँ पे PP सिग्मा हो गया। SCl H और Cl यहाँ पे 1s और 3p के बीच में मतलब sp ओवरलैपिंग है, तो ये सिग्मा बन रहा है, ओके। अब देखते हैं पाई का बनता जनरली मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, जनरली मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, तो बनता वहाँ पे पाई। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कार्बन है, कार्बन यहाँ पे sp2, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो मतलब एक और 2 p, तो एक इसका p जो है कार्बन का एक p ये प्योर है भी, तो ये प्योर वाला और इसका प्योर, एक C1 कार्बन और ये C2 कार्बन, दोनों का प्योर ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, ओके। तो यहाँ पे 4 सिग्मा जो बना ये C और H के बीच में, ये sp2 और 1s के बीच में, तो मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर है, ठीक है। और फिर 1 सिग्मा बना है sp2 के बीच में,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे प्योर और प्योर, ये प्योर पी जो था वो दोनों, उन दोनों का वहाँ उन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना तो इसे कहते हैं पाई, टू बी पाई बॉन्ड बना है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, या फिर ये कह लो सिग्मा या तो पाई। टाइप्स ऑफ प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिग्मा और पाई। हाँ, एस एस, एस पी, पी पी, पी डी और डी डी। एस एस जब हो रहा तो फिर ऑलवेज सिग्मा एस और एस के बीच में बन रहा ऑलवेज सिग्मा एट एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऑलवेज सिग्मा एट एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस एस, चाहे एक्स एक्सिस में मिले, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, ऑलवेज सिग्मा ही बनेगा। अब एस पी की बात हो तो फिर जब कॉमन पे मिलेगा, जैसे एस पी एक्स, तो कॉमन पे मिला तो सिग्मा, बाद बाकी ये चाहे किसी भी एक्सिस पे मिले तो जीरो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बीच में और ये बीच में आके गोला टकराएगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर एस और पी एक्स, एस पी कॉमन पे सिग्मा बनेगा, बाकी पे ज़ीरो। कॉमन पे सिग्मा बनेगा, बाकी पे ज़ीरो एस पी में। ठीक है, एस अपने जीवन में कभी भी पाई नहीं बना सकता। हाँ, एस अपने जीवन में कभी भी पाई नहीं बना सकता क्योंकि ये कोलेटरल कर पाएगा ही नहीं इसलिए। अब देखते हैं एस और पी एक्स में, तो एक्स एक्सिस पे सिग्मा, अब बाद बाकी वाई जेड पे ज़ीरो। एस पी वाई, तो वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे ज़ीरो। एस पी जेड, ये जेड एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे ज़ीरो। अब देखते हैं थर्ड जो है पी पी। थर्ड है पी पी, कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाए। जैसे पी एक्स है, पी एक्स एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ पे सिग्मा, और फिर अगर वाई और जेड एक्सिस पे आ रहा है पी एक्स तो फिर यहाँ पे पाए बनेगा। ओके, यस, कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाए, कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाए। एक्सिस ऑफ बोथ पी मस्ट बी सेम। एक्सिस ऑफ बोथ पी मस्ट बी सेम। एक्सिस ऑफ बोथ पी, हाँ, और ये दोनों जो p होता है, इन दोनों का जो ये एक्सिस है ये सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पी एक्स और पी वाई मिल रहा, पी एक्स मिलेगा तभी एक्स एक्सिस पे ये सिग्मा बनेगा, बाद बाकी पे पाई बनेगा, और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर पी एक्स प्लस पी वाई बन रहा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ज़ीरो, वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो, जेड एक्सिस पे भी ज़ीरो। तो ये दोनों पी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। और एस और पी जब मिल रहा था तो एस तो कभी पाई बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कॉमन पे सिग्मा पी एक्स पे, तो फिर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे ज़ीरो। ओके, अब देखते हैं पी एक्स एक्स एक्सिस पे सिग्मा, वाई और जेड पे पाए। ठीक है, पी वाई वाई एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे पाए। पी जेड जेड एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे पाए। अब देखते हैं पी और डी में देखें, पी डी में देखें तो अनकॉमन पर पाए, बाकी पे ज़ीरो, अनकॉमन पर पाए, बाकी पे ज़ीरो। जैसे पी एक्स और डी एक्स वाई है, 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 पी एक्स और डी एक्स वाई है। इनमें से अनकॉमन एक्सिस पर पाए, इनमें से अनकॉमन एक्सिस पर पाए, इनमें से अनकॉमन एक्सिस पर पाए पी एक्स और डी एक्स वाई जो है अनकॉमन पर पाए, बाकी पे ज़ीरो। जैसे पी एक्स है और डी एक्स वाई, तो ये डी तो हल्का टेढ़ा आता है तो यहाँ पे कोलेटरल नहीं बनेगा, तो मतलब जिस पे है और उसी जिस पे है अनकॉमन पर पाए, तो जो अनकॉमन है वहाँ पे पाए बनेगा, और बाद बाकी पे ज़ीरो। अनकॉमन पे पाए पी वाई डी वाई जेड, तो अनकॉमन जो है जैसे यहाँ पे जेड हो गया अनकॉमन, तो फिर जेड एक्सिस पे पाए, बाद बाकी पे ज़ीरो। पी जेड डी वाई जेड, वाई हो गया यहाँ पे अनकॉमन, तो वाई एक्सिस पे पाए, बाद बाकी पे ज़ीरो। ओके, अब देखते हैं पी एक्स डी वाई जेड एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे तो ये दोनों, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कम से कम एक कॉमन भी तो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं बनेगा। हाँ, इनमें से अनकॉमन पर पाए याद रखना, और फिर और एक कॉमन होना चाहिए दोनों में से। ठीक है, डी डी में क्या होता, डी एक्स वाई, तो यहाँ पे जो गिवन है उस पर पाए, बाकी पे डेल्टा, जो गिवन है उस पर पाए, बाकी पे डेल्टा। जैसे डी एक्स वाई, तो एक्स पे पाए, वाई पे भी पाए, और जेड पे
डेल्टा। ओके, डी वाई जेड, वाई पे भी पाई, जेड पे भी पाई, एक्स पे डेल्टा। ओके, अब अगर दोनों अलग है, जैसे डी एक्स वाई और डी वाई जेड है, दोनों अगर अलग अलग है तो एक्स वाई जेड कोई भी एक्सेस हो, जीरो, कुछ भी नहीं बनेगा। बोथ डी मस्ट बी सेम, बोथ दोनों डी सेम होना चाहिए। अब देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। एस एस पे एस एस कोई भी एक्सेस पे मिलेगी, हमेशा सिग्मा बनाएगा, ठीक है। फिर एस और पी का देखें तो एस कभी भी पाई नहीं बना सकता, तो एस पी, अब ये पी जिस भी एक्सेस पे होगा सेम उसी एक्सेस पे होगा, तो सिग्मा बाद बाकी पे ज़ीरो। ओके, पी पाई में पी पाई जो है कॉमन उस एक्सेस पे आ रहा, देन सिग्मा, और अगर किसी दूसरे पे आ रहा तो पाई, ठीक है। पी पाई हो गया, पी हो गया। अब पी और डी, तो पी और डी इन दोनों में जो अनकॉमन है, अनकॉमन पे पाए बाद बाकी पे ज़ीरो, अनकॉमन पे पाए, अनकॉमन पे पाए बाकी पे ज़ीरो। ओके, फिर डी में जो दोनों सेम है उस पर पाए, और जो डिफरेंट है डी में ये दोनों सेम होना चाहिए, और जो सेम हो गया वहाँ पे पाए, और जो अनकॉमन है वहाँ पे डेल्टा। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ये प्लस प्लस दोनों पास आ रहा है, मतलब प्लस हो गया अच्छा आदमी, माइनस हो गया गंदा आदमी। अच्छा आदमी पास आ रहा है मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा आदमी गंदा आदमी पास आ रहा है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अच्छा आदमी गंदा आदमी दूर चल रहा है तो पॉजिटिव है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, और ये जो माइनस है इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगर प्लस करेंगे यहाँ पे बीच का अगर साइन चेंज करते हैं तो उसके बगल वाला का भी साइन चेंज हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं अगर माइनस माइनस दो नेगेटिव लोग अगर पास आ रहे हैं तो हाँ ठीक है ना, एक विचारधारा के लोग पास आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। ओके, अब देखते हैं बॉन्ड आइडेंटिटी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड आइडेंटिटी का है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिटी और पाई बॉन्ड आइडेंटिटी, ठीक है। बॉन्ड आइडेंटिटी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे H और H है तो ये SS हो गया, ठीक है। HCl S और P के बीच में बना, Cl PP के बीच में बना, ठीक है। CH3 यहाँ पे कार्बन जो है sp3 और sp3 के बीच में बना है एक, हाँ सिग्मा बॉन्ड यस, और फिर C और H के बीच में जो बना है वो sp3 1s है। ओके, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिटी। अब देखते हैं पाई बॉन्ड आइडेंटिटी। एग्जाम्पल 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 यस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब C2S2। ये यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन के साथ एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp ओके, फिर एक ये सिग्मा बना रहा है C और H के बीच में sp और 1s, ठीक है। और ये दो पाई बना रहा है 2p पाई। हाँ, तो ये C जो है कार्बन जो है sp मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुआ है हाइब्रिडाइज, तो और ये पाई कौन सा, एक ये जो py बना है बचा है, और ये pz बना है, इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड बना गया, मतलब पाई p पाई 2p पाई ऐसा दो बना है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन, ये हो गया sp, ये 1s हाइड्रोजन 1s या हाइड्रोजन के साथ मिला है, ठीक है। ये सिग्मा और ये इधर भी सिग्मा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाए। ओके, एग्जाम्पल SO3। अब ये देखते हैं SO3, Ab3L0 ये sp2 है, ये S हो गया। एक्साइटेड स्टेट 2 में जो है यहाँ पे 3 और sp2 है, तो एक S और 2p, ये मिला। ओके, एक S और 2p, एक S और ये 2 p, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक p वाला खाली है और 2 d वाला खाली है SO3 में एक एक तो सबका सिग्मा बन चुका है। हाँ, अब एक एक पाई बनना बाकी है। तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये sp2 है, क्यों 16 सल्फर 6 माइनस 6 0 मतलब Ab3L0 मतलब sp2 है, मतलब एक s और 2 p हो चुका है ऑलरेडी कंबाइन, बचा क्या है, एक p बचा और 2 d बचा है। यस, एक p और 2 d बचा है, तो यहाँ पे 3p और 3d और 3d बचा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन आके इसे कंबाइन कर रहा है वो तो सिग्मा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था वहाँ से सिग्मा बन गया, ठीक है। पाई बनने की बारी है, ये ऑक्सीजन का 2p कंबाइन हुआ 3p से, तो एक बन गया 3p पाई 2p पाई, फिर दूसरा ऑक्सीजन आया तो फिर बना 3d पाई 2p पाई, फिर इससे बना एक और 3d पाई 2p पाई। ओके, अब देखते हैं MD से क्या है। फॉर पाई आइडेंटिटी sp ये दोनों मिक्स हुआ, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे जो MD से यही है
फॉर पाई आइडेंटिटी के लिए देखते हैं फॉर एमडी से। तो एस पी है, तो अभी इसके पास एक पी है, बस मिक्सिंग में मतलब इसके पास पी और है, तो फिर ऑल आर पी पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइज हो, जब sp2 हाइब्रिडाइज हो मतलब एक एस और दो पी हाइब्रिडाइज हो चुका, बचा कितना, एक पी, तो फिर एक पी पाई डी पाई, बाद बाकी सब डी पाई बनता है, डी पाई पी पाई। हम सामने वाले के पास जो है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिर एक बन गया पी पाई और फिर दूसरा बना पी पाई, सॉरी एक बन गया पी पाई, दूसरा बना डी पाई पी पाई, फिर उसके बाद डी पाई पी पाई, मतलब फर्स्ट इज पी पाई, रेस्ट आर डी पाई। ओके, अब देखते हैं उसके बाद sp3 और एनी अदर sp3 या फिर sp3d, sp3d2 और एटसेट्रा। तो फिर यहाँ पे sp3 एक s और तीन p, ये तो कंबाइन हो चुका है, बचा क्या d, तो इसमें जो बनता है ऑल आर डी पाई पी पाई, ऑल आर डी पाई पी पाई। सुपर एमडी से इफ अ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड देन देयर इज नो डी available, so no d pi p pi bonds. If central atom belongs to second period, if a central atom belongs to second period then there is no, if second, हाँ अगर second period से belong करता होगा central atom then there is no d available, so no d pi p pi bonds. Yes, अब देखते हैं CO32 माइनस, CO32 माइनस, तो यहाँ पे क्या है 2p pi, क्योंकि ये कार्बन है ना, कार्बन सेकेंड पीरियड से, तो इसके पास डी है नहीं। नाइट्रोजन NO3 माइनस, यहाँ पे भी सिर्फ 2p pi बन पाएगा क्योंकि इसके पास डी ही नहीं है। सबसे बढ़िया ये है, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड देन देयर इज नो डी अवेलेबल, सो नो डी पाई पी पाई। यस, अब देखते हैं ClO4 माइनस, तो ClO4 माइनस 7 माइनस 7 एक 8, हाँ तो AB4L0 मतलब sp3 हो गया। पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद पता चल गया ये पी सारा इंक्लूड हो चुका है, तो बचा क्या बॉन्ड बनेगा, तो डी पाई पी पाई। यस, अब देखते हैं जैसे SO2 है, SO2 तो यहाँ पे SO2 AB2L1, तो यहाँ पे हो गया sp2 हो गया, मतलब एक पी पाई बचा है और एक डी पाई पी पाई। हाँ, एक बार अगर स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, इससे तो पता चली ना गया AB2L1, इससे बेंट बनेगा और वी शेप का बनेगा, तो फिर ऐसे डबल बॉन्ड हो और ये हो गया एक लोन पेयर, ठीक है। टोटल पाई बराबर 3, अब देखो SO3, जब SO3 है तो फिर यहाँ पे पाई 3 बनेगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 2, एक तो बचा पी वाला बचा हुआ है, तो फिर 1 पी पाई और 2 बना डी पाई पी पाई, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज सेल नंबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और सेल नंबर। हाँ, साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। बॉन्ड ऑर्डर ये डाटा बेस्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो ये डाटा बेस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होता है तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है और उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। यस, इफ साइज सेम, अगर साइज सेम है, इफ साइज सेम फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सेल ओवरलैपिंग SS इससे ज़्यादा हो गया SP, इससे भी ज़्यादा हो गया PP, इफ साइज सेम SS से ज़्यादा हो गया SP, इससे ज़्यादा हो गया PP, फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सेल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, फॉर को एक्सेल ओवरलैपिंग SS से ज़्यादा हो गया SP, इससे ज़्यादा हो गया PP। इफ सेम साइज अगर साइज सेम है देन SS से ज़्यादा हो गया SP, इससे ज़्यादा हो गया PP। ओके, इफ साइज सेम देन SS से ज़्यादा हो गया SP, इससे ज़्यादा हो गया PP। इफ सेम साइज अगर साइज सेम है देन SS से ज़्यादा SP,
sp से ज़्यादा हो गया pp. For sigma bond coaxial overlapping. For sigma bond coaxial overlapping. if size same, अगर साइज सेम है और फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सेल ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे पीपी का सबसे ज़्यादा, उससे कम एसपी का, उससे भी कम एसएस का. को एक्सेल में बात हो रही, को एक्सेल ओवरलैपिंग. पीपी का सबसे ज़्यादा, उससे कम एसपी, उससे भी कम एसएस. ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर. डायरेक्शनल नेचर किसका होता है? पी का होता है. तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर किसका होता है? पी का. तो इसलिए पीपी सबसे ज़्यादा, उससे कम एसपी, उससे भी कम एसएस. ओके. इफ साइज सेम देन फॉर कोलैटरल ओवरलैपिंग, तो इसमें क्या होता? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. दैट्स व्हाई डी पाई का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम पी पाई डी पाई, उससे भी कम पी पाई. सबसे ज़्यादा डी पाई, फिर उससे कम पी पाई, उससे भी कम पी पाई. ओके. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखता है, और वहाँ पे डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो फिर पीपी का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम एसपी, उससे कम एसएस. लोन पेयर रिपल्सन कैन शो lone pair repulsion can show exception only in second period. Lone pair repulsion can show exception only in second period. Lone pair repulsion जो होता, lone pair repulsion can show except only in second period elements, only single bond atom. वो भी सिर्फ सिंगल बॉन्डेड एटम में देखा था. देखते हैं आगे एग्जाम्पल में. तो यहाँ पे 1s 2s और 3s में क्या होगा सबसे ज़्यादा? साइज, ये तो साइज के कंपैरिजन में दे देंगे. साइज इसकी छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा 1s की सबसे ज़्यादा, इससे कम 2s, इससे भी कम 3s. ओके. 1s 2s और 1s 2p की, तो 1s 2p की ज़्यादा होगी 1s 2s के कंपैरिजन में, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी इंक्रीजेज. दैट्स व्हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी इसकी. यस. अब देखते हैं पीपी को एक्सेल मतलब हो गया सिग्मा, और फिर को लेटरल हो गया पाई, तो सिग्मा ज़्यादा होगा. ठीक है. अब देखते एन और पीपी इसी के लिए था वो. तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर पीपी में ज़्यादा अच्छे से होगा ओवरलैपिंग एन के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं होता. मतलब हाँ सॉरी, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एन का साइज़ छोटा है, साइज कम होगा मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. तो मतलब एन का ज़्यादा होना चाहिए पीपी के कंपैरिजन, बट ऐसा नहीं होता. साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर नहीं देते हैं. आंसर देते हैं लोन पेयर रिपल्सन के कंपैरिजन में. साइज़ तो हाँ ठीक है, इसका कम था, इसका ज़्यादा था, बट जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दी तो एन टूट गया. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. लोन पेयर रिपल्सन की वजह से एन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एन की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम है पीपी के कंपैरिजन में. उसी तरह ऑक्सीजन ओ सिंगल बॉन्ड ओ और एस सिंगल बॉन्ड एस, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो फिर ओ सिंगल बॉन्ड ओ और एस सिंगल बॉन्ड एस, इन दोनों के बीच में अगर देखें तो फिर एस इसकी ज़्यादा होगी ओ से. हाँ, क्योंकि ओ के बीच में तो लोन पेयर रिपल्सन है. ठीक है. एफ और सी एल में देखें, एफ और सी एल में देखें तो फिर सी एल के एफ के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है सी एल के कंपैरिजन में. लोन पेयर रिपल्सन. एफ के बीच में कम होता है क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन. ठीक है. अगर F2 Cl2 Br2 और I2 के बीच में देखा जाए तो फिर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर Cl2 का ज़्यादा हो जाता. हाँ, Cl2 का ज़्यादा, क्योंकि F2 के तो बीच में रिपल्सन हो जाता Cl2 का ज़्यादा, उससे कम Br2, और थर्ड नंबर पे आ जाता है F2, फिर इससे कम I2. ठीक है. थर्ड नंबर पे आ जाता है F2, फिर उसके बाद I2. बॉन्ड लेंथ जो कि ठीक है, बॉन्ड लेंथ का कम होता है, बट हल्का सा एनर्जी देते हैं टूट जाता है. तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात हुई तो फिर Cl2 से कम Br2, उससे कम F2, उससे भी कम I2.
अब देखते हैं सी और सी, सी सी एन एन ओ। तो फिर सी सी यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन इज़ नॉट वैलिड, डेट्स वाई इसकी तो छोटी है। हाँ, तो फिर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिपल्सन वैलिड नहीं। हाँ, साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो फिर ओ भी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर एन एन, फिर सी टू, बट नहीं साइज़ नहीं देखते हैं, यहाँ पे लोन पे रिपल्सन देखते हैं। तो फिर सी सी के बीच में लोन पे रिपल्सन नहीं है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फिर एन एन, फिर उससे कम ओ, क्योंकि ओ में तो और ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता। देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ 1s 2s 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 2p और 2p 2p। तो फिर यहाँ पे 1s 2s ये छोटी है, तो फिर यहाँ पे तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर ये 3s जो है इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे पीछे। अब देखते हैं इन तीनों में, तो फिर pp की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती, 2p फिर इससे कम 2s 2p, इससे भी कम 2s 2s। ओके, अब फिर देखते हैं 3p, दूसरा क्वेश्चन है 2p पाई 3p पाई 3d पाई 3d पाई और 3p पाई b पाई। तो सबसे जो छोटा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर 2p पाई की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम। हाँ, इससे कम अगर देखा जाए तो फिर ओवरलैपिंग में देखते हैं, तो फिर 3d पाई फिर उससे कम 3p पाई d पाई, उससे भी कम 3p पाई b पाई 3p पाई b पाई यहाँ तक कि इतनी कम होती जनरली नॉट एग्जिस्ट। जैसे अगर जब पूछा जाता है N2 एग्जिस्ट करता है और P2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है 2p पाई, बट P2 नॉट एग्जिस्ट क्योंकि P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनता। ये सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट बॉन्ड बनता है, डेट्स वाई 3p पाई बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, डेट्स वाई P2 एग्जिस्ट नहीं करता। नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट phosphorus do not exist as P2 at room temperature because p पाई bonding is weak in P2। यस, अब देखते हैं बेंट रूल लोन पेयर को एस पसंद है। बेंट रूल में ये 2 पॉइंट बस याद रखना, एक हो गया लोन पेयर को एस पसंद है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पी पसंद है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पी पसंद है और लोन पेयर को एस पसंद है। लोन पेयर को एस पसंद और फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पी पसंद है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जब H2O बनता तो O इधर H और ये हो गया, तो ये sp3 है। यहाँ पे लोन पेयर sp, तो फिर लोन पेयर को एस पसंद है। sp, तो लोन पेयर को एस पसंद है, दैट्स वाई ऊपर में यहाँ पे क्या होता एस बढ़ जाता। तो फिर यहाँ पे पहले 25 और 75 के इस रेशो में था, तो अभी ये एस बढ़ के कितना हो गया 30 और ये पी हो गया 70। ओके, तो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो गया, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया, एस इंक्रीज हुआ तो पी डिक्रीज हो गया। हाँ, क्योंकि इन दोनों का सम तो अब 100% ही रहेगा ना। तो पी एस इंक्रीज हो गया लोन पेयर वाले में, तो पी डिक्रीज हो गया। तो जब यहाँ का एस बढ़ रहा है तो ये, और यहाँ पे पी घट गया, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं MDJ क्या था, एस एंगल की दुकान है। जब एस बढ़ गया तो यहाँ पे एंगल भी बढ़ेगा, इसलिए ये लोन पेयर वाले के बीच में ज़्यादा एंगल है और फिर इन दोनों के बीच में कम एंगल है, और वहाँ पे बढ़ा है। और यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एस बढ़ा है तो यहाँ पे एस कम हो गया। यहाँ पे हो गया नीचे वाले में एस हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 80। इन दोनों के बीच में एस कम हुआ है, तो एस कम हो गया तो एंगल भी कम हो गया नीचे वाले में, इसलिए कहते हैं एस कम थीटा भी कम, ठीक है। तो देखते हैं H2O और F2O, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको P पसंद है। P ज़्यादा मतलब एस कम है तो एंगल और कम होगा। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं H2O2 और F2O2, H2O2 और यहाँ पे F2O2, यहाँ पे P कम है। A और B अगर देखें तो फिर अब देखते हैं A और B, ये हो गया A और ये हो गया B। तो फिर यहाँ पे P डिक्रीज़ हो रही, S इंक्रीज़। ये F क्या है, फ्लोरीन, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को P पसंद है। यहाँ पे P ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे P कम हो गया, वहाँ P कम हो गया मतलब S ज़्यादा। और फिर बॉन्ड लेंथ जो होता था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ sp से ज़्यादा होता है sp2 में, sp2 से ज़्यादा होता है sp3 में, मतलब p इंक्रीजेस तो फिर लेंथ इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाता था। p इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे p ज़्यादा होगा तो ये वाला
सॉरी यहाँ पे तो F के पास ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे P कम हो गया तो S ज़्यादा थी, P कम हो गया मतलब लेंथ कम, तो A ज़्यादा होगा B से। ओके, अब देखते हैं CH2F2, CH2F2, C सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, और उधर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, तो ये थीटा जो है HCH का थीटा सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा HCF, सबसे कम होगा FCF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है जहाँ ज़्यादा हो तो यहाँ पे P ज़्यादा होगा, मतलब S कम हो गया तो थीटा कम। यस, तो हाउ मेनी आइडेंटिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CH2F2? HCH, ठीक है, HCF और HCF, फिर उसके बाद FCF, FCH और FCS, तो FCH जैसा 4 हो गया, तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है HCF का। यस, अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो H2O2, O3 और O2, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O2 में यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर देखना है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। फिर O3 में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, O2 में बॉन्ड ऑर्डर ये बस 2 है, हाँ तो यहाँ पे 2, O3 में 1 2 3 3 बटा 3, 1 2 3 3 बटा 2, ठीक है, तो कितना हो गया 1.5, और यहाँ पे 1 2 2 बटा 2 तो 1, ठीक है। H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, O3 में हो गया 1.5 और O2 में हो गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं CO3 माइनस CO2 CO, तो यहाँ पे CO, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 2 3 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बटा 2, मतलब 2 हो गया CO2 में, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बटा 3, यहाँ पे 1.33। ओके, तो ऐसे इधर देखते हैं, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रैगो रूल, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो in some molecule, hybridization sp mixing is negligible. According to Drago, in some molecule sp mixing is negligible. sp mixing is negligible मतलब hybridization negligible होता, जहाँ पे sp mixing नहीं हो पाता। कंडीशन क्या है, कब नहीं होगा, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, electronegativity of surrounding atom must be low h, lone pair must be present in s orbital, lone pair must be present in s orbital, पहला। सेकंड, electronegativity of surrounding atom must be low, लो होना चाहिए मतलब हाइड्रोजन हो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइज ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी लार्ज, जैसे थर्ड पीरियड का हो और उससे ज़्यादा हो, तो जब ऑल 3 कंडीशंस एक साथ अप्लाई होगी तो मिक्सिंग नेग्लिजिबल होगी। जैसे अब देखते हैं NS3 और PS3 में N के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है S में, यस, यहाँ पे 2s2 के पास ये लोन पेयर हो गया। फिर PX PY PZ यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन S, ठीक है, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन S, सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन है, ओके। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, lone pair is present in S, lone pair is present in S, ठीक है। फिर सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, हाँ सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है मतलब हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम लार्ज, नहीं, नाइट्रोजन तो छोटा मतलब ड्रैगो रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, यस। lone pair in NS3 is present in sp3 hybridized orbital। अब देखते हैं PS3 में क्या होता, यहाँ पे लोन पेयर इन S है, ठीक है। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, ओके। और फिर साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, यस। देन ड्रैगो रूल एप्लीकेबल, मिक्सिंग होगा यहाँ पे, मिक्सिंग नेग्लिजिबल, हाँ मतलब ड्रैगो रूल एप्लीकेबल है तो मतलब मिक्सिंग नहीं होगा, मिक्सिंग नेग्लिजिबल, तो फिर यहाँ पे लोन पेयर इन PS3 इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट प्योर S ऑर्बिटल, ओके। तो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ NS3 विथ H प्लस इज फास्ट वाइल रिएक्शन ऑफ PS3 विथ H प्लस इज स्लो, वाई, क्योंकि NS3 अपना लोन पेयर दे देता है H प्लस को,
H प्लस का ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर अपना दे दिया, NH3 अपना लोन पेयर दे दिया H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर डायरेक्शनल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। हाँ, क्योंकि लोन पेयर H नाइट्रोजन का है और लोन पेयर ऑफ N इज मोर डायरेक्शनल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बट PH3 में क्या होता है, PH3 अपना लोन पेयर जब देता है H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में, देन स्लो होता है बिकॉज लोन पेयर इज लेस डायरेक्शनल, क्योंकि ये प्योर एस में प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे PS3 में, तो ये धीरे धीरे दे रहा है स्लो बिकॉज लोन पेयर इज लेस डायरेक्शनल, बिकॉज लोन पेयर इज लेस डायरेक्शनल डोनेटेड बाय ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल। यस, अब देखते हैं लुईस बेसिक नेचर। लुईस बेसिक नेचर भी इससे पता चलता है, और डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एंगल। लुईस बेसिक नेचर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर और फिर बॉन्ड एंगल। लुईस डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर ये दे रहा है या जल्दी नहीं, और जल्दी देगा तभी से कहेंगे लुईस बेस। हाँ, और लोन पेयर अगर इसके, और फिर बॉन्ड एंगल का भी इससे पता चलता है। हाँ, जैसे NH3 इसकी ज़्यादा है एंगल, क्योंकि S इन सब में क्या होगा, S एंगल की दुकान है। हाँ, आप देखते हैं बॉन्ड एंगल, तो फिर बॉन्ड एंगल में क्या हो गया, ये S लोन पेयर जो है कहाँ पे, प्योर एस में। लोन पेयर प्योर एस में मतलब लोन पेयर का जो एंगल ज़्यादा होगा, लोन पेयर का एंगल ज़्यादा होगा मतलब और सबका एंगल कम हो गया। यस, तो फिर NH3 की सबसे ज़्यादा, उससे कम PS3, उससे कम ASH3, उससे कम SBH3। हाँ, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये लोन पेयर आसानी से दे देता है नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ओके, उसी तरह H2O, H2S, तो H2O की सबसे ज़्यादा, उससे कम H2S, उससे कम H2SE, उससे कम H2TE, ठीक है। ड्रैगन रूल एप्लीकेबल है। यस, लास्ट तक आते आते तो थीटा अप्रॉक्स हो जाता है 90 डिग्री। यस, डायपोल मोमेंट म्यू से इसे डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, यूनिट है 1 डिवाइस इक्वल्स टू 3.3 × 10⁻³ cbm। ओके, it is measure overall polarity in molecule, vector quantity directed towards more En element, directed towards more electronegative element, more electron density, directed towards more En, directed towards more En, more electron density, direction of lone pair, directed towards more electronegative element, more electron density है जिस ओर उस ओर ये डायरेक्टेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे A पे डेल प्लस है और B पे डेल माइनस, तो ये B की तरफ डायरेक्टेड है। ओके, जहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस और ये आगे जा रहा है एरो, तो ठीक है। HCl, तो H पे डेल प्लस और Cl पे डेल माइनस हो, तो ये इधर जा रहा है Cl की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जब यहाँ पे लोन पेयर उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल से ये अवे की तरफ दिखाया जा रहा है, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू 0, देन उसे कहेंगे ये नॉन पोलर है। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये पोलर है। ओके, जैसे C डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, तो इधर से इधर और फिर एक इधर से इधर गया, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया। इन दोनों के बीच में, दो डायपोल के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो ये म्यू आर इक्वल्स टू 0, देन क्या कहेंगे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट इसमें क्या है, पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, उसी तरह BF3, B इधर F, फिर एक F, इन तीनों के जब दो एंगल के बीच में देखें, दो के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री, देन म्यू आर इक्वल्स टू 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखते हैं PH3, इधर एक H, देन यहाँ पे P और H जो है, अब जैसे देखते हैं PS3, तो PH और इधर लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर की तरफ इधर हो गया डायरेक्टेड, बट इधर H जो है ये लोअर है और P ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है बट ये नॉन पोलर बॉन्ड आर प्रेजेंट। नॉन पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन एक तरह से, मतलब हाइड्रोजन और फिर P फॉस्फोरस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना नहीं है, 2.1, ये भी 2.1,
तो ओवरऑल दिखा देते हैं ऊपर जरा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल बट नॉन पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, नॉन पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, अब देखते हैं एमडीजे। इफ ऑल स्ट्रॉन्ग if all surrounding atom are same, if all surrounding atom are same, then if all surrounding atoms are same, then a b 2 to 7 l0, a b 2 to 7 l0, और फिर a b4 l2, a b4 l2, और a b2 l3, a b2 l3, a b4 l2 और a b2 l3। ये इन सब का क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑलवेज म्यू इक्वल्स टू 0 और ये नॉन पोलर होगा। हाँ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑलवेज म्यू इक्वल्स टू 0 और ये नॉन पोलर होगा। ए बी 2 to 7 l0, ए बी 2 to 7 l0, ए बी 2 to 7 l0, ए बी जो 2 to 7 l0, और फिर ए बी 4 l2 और ए बी 2 l3, ए बी 2 l3, ए बी 4 l2, ए बी 4 l2, और फिर ए बी 2 l3। ठीक है, देखते हैं राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन फॉलोइंग स्पीसीज। राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन फॉलोइंग स्पीसीज। तो SO2, AB2L1, ये देखते हैं, CCl4 और CH2F2। तो यहाँ पे क्या होगा, AB4L0, ठीक है, इधर भी AB4L0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर इसका तो म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा CCl4 का, बट यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट और फ्लोरिंग यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो CH2F2 का ज़्यादा। ठीक है, फिर यहाँ पे XCF2 और XCF4 में AB2L3, 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 यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं XCF4, AB4L, AB4L2, तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। हाँ, अब देखते हैं BF3 और BCl3, तो यहाँ पे AB3L0, यहाँ पे AB3L0, तो दोनों बराबर हो गया। SF6 और SF4 में देखें, तो फिर SF6 AB6L0 और यहाँ पे AB4L1, AB4L1, तो यहाँ पे AB4L1 और इधर हो गया AB6L0। तो यहाँ पे AB4L1, 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 AB6L0, AB4L1 और AB6L0 जो है, ये तो सिमेट्री हो गया। हाँ, तो इसका 0 है और इसका उससे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हो गया। जो 0 है मतलब वो तो कम ही हो गया। हाँ, तो दूसरा बचा हुआ वो ज़्यादा हो गया। कंपेयर डायपोल मोमेंट इन फॉलोइंग NS3 NF3, NS3 NF3, तो यहाँ पे AB3L1 है NS3 में, और फिर NF3 में भी AB3L1, बट यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। NH और एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर यहाँ पे ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ऊपर जा रहा। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन NF3 की बात करें तो मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल्स टू, इधर भी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि 0 वाला बराबर होता तो नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 तो बराबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे NF3 में क्या होता है, एक उधर हो गया लोन पेयर, तो उधर लोन पेयर की तरफ जा रहा है, फिर इधर फ्लोरीन की तरफ, तो ये इधर और इधर गया ऑपोजिट में, और ये तो ओवरऑल ऊपर चला गया। NS3 में तो ये दोनों तरफ से ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये थोड़ा कैंसिल आउट किया है, पूरा नहीं बट थोड़ा, यस। तो फिर इन NS3 लोन पेयर डायपोल मोमेंट, लोन पेयर डायपोल मोमेंट, एटॉमिक डायपोल मोमेंट एंड लोन पेयर डायपोल मोमेंट, या फिर जिसे कहते हैं एटॉमिक डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई म्यू इंक्रीजेस। तो इसका इसलिए NS3 का ज़्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में। ओके, और फिर H2 और OF2 की बात करें तो फिर H2O, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, और इधर लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन की तरफ जा रहा, फिर इधर लोन पेयर की तरफ जा रहा, तो फिर ये यहाँ पे ऊपर जा रहा और ये भी ऊपर। ठीक है, फिर OF2, AB2L2, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे O, इधर F, इधर लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर।
तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ जा रहा था और फिर इधर फ्लोरीन की तरफ, तो ये भी ओवरऑल थोड़ा सा कैंसिल आउट किया बट कंप्लीट नहीं। बट यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा H2O में, तो यहाँ पे म्यू इंक्रीज़ हो गया, इसलिए इसकी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डी हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्यू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डी हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो फिर डेल्टा ई एन इंक्रीज़ हो रही, मतलब क्यू इंक्रीज़ हो रही और फिर म्यू भी इंक्रीज़ हो रही। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा तो मतलब फिर क्यू भी इंक्रीज़ हो रहा और फिर म्यू इंक्रीज़ हो रहा। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्यू, तो यहाँ देखो जैसे HF HCl HBr HI, तो यहाँ पे चार्ज तो सब पे 1 ही है। ठीक है, -1 सब पे। ठीक है, तो फिर साइज़ अब देखेंगे, क्यू इंटू डी है, क्योंकि डी भी साइज़ बढ़ रहा तो वो भी बढ़ेगा, तो HF की ज़्यादा उससे कम से कम। ठीक है, देखते हैं HF NS3PH3, तो HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN जिसका ज़्यादा होगा उसका क्यू ज़्यादा होगा, उसका म्यू ज़्यादा होगा। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस। तो HF का सबसे ज़्यादा, उससे कम NS3, उससे कम PS3। ठीक है, H2O NS3PS3, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती, नाइट्रोजन की उससे कम, हाँ फॉस्फोरस उससे भी कम है। अच्छा, तो चार्ज देखना तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दिखाएगा, जिसका डेल्टा EN ज़्यादा उसकी क्यू ज़्यादा, उसकी म्यू मैग्नीट्यूड, उसकी म्यू ज़्यादा हो गई। ओके, डाइपोल मोमेंट। जैसे H2O और H2S में देखें तो फिर H2O और H2S में देखें तो ये ऑक्सीजन HO और यहाँ पे HS है। ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से। सम स्पेशल एग्जाम्पल जो कि डेटा बेस्ड है, CH3F 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 CH3Cl CH3Br CH3I। तो फिर यहाँ पे CH3Cl, अच्छा ये डेटा बेस्ड है, CH3F CH3Cl और CH3Br CH3I। तो यहाँ पे CH3Cl का ज़्यादा होता है, CH3F उससे कम, CH3Br उससे कम, CH3I उससे कम। तो ये कैसे याद रखेंगे, हैलोजन फैमिली का याद रख लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन के कंपेरिजन में, तो क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो यहाँ पे सेम वर्ड्स आएंगे। ठीक है, CH3Cl की ज़्यादा, उससे कम CH3F, उससे भी कम CH3Br, उससे भी कम CH3I। ठीक है, CH3Cl उससे कम CH2Cl2 उससे कम CHCl3 उससे कम CCl4 और CH3Cl उससे कम CH2Cl2 उससे कम CHCl3 उससे कम CCl4। यहाँ पे Cl, एक Cl है तो इसकी ज़्यादा है, 2 Cl है तो थोड़ा कम। डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट भी तो करना स्टार्ट कर देता, तो फिर 1 Cl है तो ज़्यादा, 2 Cl है थोड़ा और कम और कैंसिल आउट हो गया, 3 Cl है तो थोड़ा और कम, 4 Cl है तो और कम। ठीक है, अब देखते हैं H2O और HF। H2O की ज़्यादा होती HF के कंपेरिजन में अकॉर्डिंग टू NCERT में ये है ना, H2O की ज़्यादा होती है HF के कंपेरिजन में, H2O की ज़्यादा होती है HF के कंपेरिजन में, H2O की ज़्यादा HF के कंपेरिजन में। हाँ ठीक है, रट लो, H2O की ज़्यादा है HF के कंपेरिजन में अकॉर्डिंग टू NCERT। ये NCERT में तो यही सत्य है, H2O की ज़्यादा HF के कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ Cl, क्योंकि Cl एक इधर लगा और एक इधर, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा, इसलिए 1 Cl है तो ये ज़्यादा, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे भी कम। ठीक है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब देखते हैं μr इज इक्वल्स टू रूट अंडर μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो cos थीटा जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है देन cos थीटा 1, थीटा 60 डिग्री है तो फिर cos थीटा हाफ, थीटा 90 डिग्री है देन यहाँ पे 0, थीटा 90 डिग्री है देन 0, थीटा 120 डिग्री है माइनस हाफ, थीटा 180 डिग्री है माइनस 1, थीटा कॉस थीटा ये यहाँ पे 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो ये कॉस थीटा 1 हो गया, 60 डिग्री है तो हाफ, 90 डिग्री है तो 0,
120 डिग्री है, माइनस हाफ 180 डिग्री है तो -1। कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा 0, थीटा हो गया। अगर जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे हाफ, 60 डिग्री पे हाफ, ओके। 90 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे 0, 120 डिग्री पे माइनस हाफ, 120 डिग्री पे माइनस हाफ, 180 डिग्री पे -1, ओके। कॉस थीटा जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा तो फिर यहाँ पे म्यू आर डिक्रीज़ हो रहा, कॉस थीटा इंक्रीज़ हो रहा, म्यू आर डिक्रीज़ हो रहा, कॉस थीटा इंक्रीज़ हो रहा तो फिर यहाँ पे म्यू आर डिक्रीज़ हो रहा। इधर एक सी एल है, इधर सी एल, इधर सी एल, सी एल, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री का एक ही हो गया रिजल्टेंट, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इधर और इधर 120 डिग्री का एक ये बचा, बट यहाँ पे तो इधर और इधर ये 180, हाँ यहाँ पे एक इधर इधर जो कैंसिल आउट, जो ये वाला है तो ये इसको कैंसिल आउट, ये वाला सी एल बच गया, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया, बट इस सी एल का तो बच गया, हाँ। फिर यहाँ पे ये सी एल और ये सी एल है, ये दोनों सी एल का ये हो गया रिजल्टेंट, फिर इधर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट का, ये सी एल का बच गया, इधर ये सी एल का, सब तो बराबर है, बस एक एक सी एल का। सर अरे ये सिंपल तो है। थीटा जब 0 डिग्री था तो कॉस थीटा 1 हो गया, सब 60 डिग्री तो हाफ, 120 डिग्री तो माइनस हाफ, 180 डिग्री तो -1, ओके। अब देखते हैं फिर यहाँ पे 180 डिग्री है, बट यहाँ पे CH3 है, तो CH3 से ज़्यादा ये बेंजीन नहीं है, तो ये बेंजीन की तरफ है, तो इधर और इधर फिर भी तो थीटा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 120 डिग्री पे है, चाहे टेल टू टेल हो चाहे हेड टू हेड है, एंगल तो वही रहेगा, तो यहाँ पे थीटा 120 डिग्री, फिर इधर हेड टू हेड मिला 60 डिग्री। जब थीटा इंक्रीज़ होती रही है तो फिर कॉस थीटा डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फैक्टर, थीटा इंक्रीज़ कॉस थीटा डिक्रीज़, कॉस थीटा डिक्रीज़ मतलब म्यू भी डिक्रीज़, म्यू डिक्रीज़ तो फिर एंगल जिसका ज़्यादा उसका म्यू कम होगा, तो ये 180 डिग्री वाले का कम, उससे ज़्यादा 120, उससे ज़्यादा 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये देखते हैं इधर एक तरफ बेंजीन के CH3 और दूसरे तरफ Cl है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसकी तरफ है बेंजीन की तरफ और इधर भी Cl की तरफ, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब यहाँ पे टेल टू टेल मैच करेंगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया, यस। फिर उसमें जब टेल टू टेल इधर मिला है तो इधर इसकी तरफ आ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। फिर यहाँ पे Cl से इधर दूर की तरफ जा रहा है और ये इसकी पास आ रहा, तो फिर यहाँ पे जब टेल टू टेल मैच किया तो देन यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। थीटा इंक्रीज हो रही है, कॉस थीटा डिक्रीज, देन म्यू आल्सो डिक्रीज, तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जब Cl लगा हुआ है, ये बेंजीन है और एक तरफ इधर Cl इधर Cl, तो ये तो इधर जा रहा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 0, ये नॉन पोलर है, ओके। फिर यहाँ पे जब C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N लगाए बेंजीन के दोनों ऑपोजिट साइड में, देन ऑल्सो म्यू इज इक्वल्स टू 0, नॉन प्लेनर है ये, ओके। बट जब ये बेंजीन के एक तरफ OH है और दूसरी तरफ OH है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता, ऑक्सीजन का यहाँ पे जो है AB2L2 है, मतलब ये बेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है, लोन पेयर इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर, जब ऐसे हाथ निकला हुआ है और ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे ये H के चलते यहाँ पे पोजीशन भी आ पा रहा, यस। देन म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये पोलर है, हाँ, क्योंकि इसका ये वाला H ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए, डेट्स वाई म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये पोलर है। फिर यहाँ पे S ये एक इधर हो गया, H लोन पेयर भी है इसके पास, सेम वैसा ही OH की तरह SH भी है, तो एक H इधर निकला हुआ है, कैंसिल आउट तो नहीं कर पाया एक दूसरे को, यस। देन ऑल्सो म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये पोलर है, ओके। AB2L2 बेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं PCl3F2, PCl3F2 एंड PCl2F3, PCl3F2, PCl3F2 एंड PCl2F3। इसमें क्या होता, AB5L0, AB5L0 तो मतलब sp3d है, तो यहाँ पे sp2 PZD, sp2 3 बनाइए sp2 का, ठीक है, और एक बनाइए, और जब ये PZ मिला तो फिर एक P और एक ये, ऐसा क्यों अलग अलग क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे
एस इक्वेटोरियल पोजीशन पे एस पी एक्स और पी वाई के साथ मिल रहा, और ये एक्सियल पोजीशन पे पी जेड और पी और डी जेड स्क्वायर। क्यों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को पी पसंद है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को पी पसंद है, तो फिर आई ई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, पी पसंद है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? पी जेड और फिर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मिला है। ओके, तो फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को पी पसंद है, पी, ये एक्सियल पोजीशन, डेट्स यहाँ पे एक्सियल पोजीशन। ये sp2 वाला जो है ये तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है यहाँ पे sp2 वाला, sp2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब देखते हैं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को एक्सियल पोजीशन पसंद है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को एक्सियल पोजीशन पसंद है, तो फिर यहाँ पे पी एफ जो है एक एक्सियल है, दूसरे एक्सियल पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तीनों Cl, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। फिर उसके बाद Cl, ये कहाँ पे? प्लेनर है, Cl प्लेनर है। देन यहाँ पे म्यू तो इक्वल्स टू 0 का भी नॉन प्लेनर। ओके, फिर यहाँ पे PCl2F3, PCl2F3, P एक F ऊपर हो गया, एक F नीचे हो गया। ठीक है, और एक F अब मजबूरी है तो लगाना ही पड़ेगा इधर। फिर यहाँ पे Cl। ठीक है, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये पोलर है। अब देखते हैं XeO2F2, Xe एक इधर F है, एक इधर F, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, AB4L1, ये सीसा हुआ है sp3d। XeOF4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जाएगा कहाँ? एक्सियल पोजीशन पे, हाँ। और ये भी तो लोन पेयर यहाँ पे रहेगा इक्वेटोरियल पे, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, यहाँ पे ज़्यादा एंगल है, आराम से रहेगा। हाँ, क्योंकि लोन पेयर एस को लोन पेयर पसंद है ना, लोन पेयर को एस पसंद है। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, भाई तो जो जगह लोन पेयर को पसंद है वही मल्टीपल बॉन्ड को भी पसंद है। अब देखते हैं XeOF4, XeF4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर जहाँ पे लोन पेयर वहीं पे डबल बॉन्ड O, यस। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। If mu SCl is equals to 1.02 dBi and dSCl is 1.27 angstrom, then find percentage ionic character in SCl. Then find percentage ionic character in SCl. Percentage ionic character is equals to mu real upon mu imaginary into 100. Mu real upon mu imaginary into 100. Mu real, ये जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये तो इमेजनरी गिवन रहता है, रियल वाला तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा नहीं, म्यू इमेजनरी मतलब इतना होना चाहिए, बट रियल तो कुछ और है, रियल में तो इतना ही आया, तो रियल वाला क्वेश्चन में गिवन रहता है। और इमेजनरी कितना होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, तो वो देखते हैं। तो मैक्सिमम में हम लोग देखते हैं ऐसा होना चाहिए। तो फिर हाउ टू फाइंड म्यू इमेजनरी? बाय एज्यूमिंग कंप्लीट आयनिक और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर Q इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू Q × D करके फाइंड आउट किया। तो इतना इमेजनरी किया था कि हाँ एकदम 100% काम होगा, तो मतलब इतना होना चाहिए, बट रियलिटी में तो इतना ही है जितना क्वेश्चन में गिवन है, तो वो रियल हो गया अपॉन इमेजनरी इंटू 100। ओके, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, bond formation by complete transfer of electron. Ionic bond or covalent bond, ionic bond or covalent bond, bond formed by complete transfer of electron, bond formed by complete transfer of electron. Ionic bond or covalent bond, ionic bond or electrovalent bond, bond formed by complete transfer of electron, electrostatic force or coulombic force of attraction between oppositely charged ions, generally formed by metals and non-metals. metal electropositive है, ये पॉजिटिव बनेगा, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव बनेगा। ये आयनिक लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, आयनिक लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, NH4Cl, NH4 प्लस, और इधर हो गया Cl माइनस, आयनिक बॉन्ड NH4 प्लस, और इधर हो गया Cl माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बीच में बन रहा Tl+1, और यहाँ पे I3 माइनस, आयनिक बॉन्ड PCl4 प्लस, और इधर हो गया PCl6 माइनस, आयनिक बॉन्ड। हाँ बट हाँ कुछ ऐसा तो केस रहता ही है, जैसे यहाँ पे CS प्लस हो गया Br माइनस, तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है। और यहाँ पे भी दिखाते हैं NH4Cl में NH4 प्लस, और इधर Cl माइनस, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है।
थैलियम Tl+1 I3 आयनिक बॉन्ड NH4 Br में भी है, ठीक है। अब देखते हैं NH4 प्लस Cl- में क्या क्या है। आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। हाँ, NH4 जिस टाइम बनता है तो यहाँ पे कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और यहाँ पे ये ऑपोजिट चार्ज के बीच में बना है तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी NH4 प्लस और Cl-। ये थैलियम आयोडाइड वाला याद रखना, Tl+1 और I3 ये PYQ है, यस, जेई मेंस का। किसी भी कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने की पावर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो ये जैसे यहाँ पे H2O की डाइलेक्ट्रिक कितनी होती है 80, और एयर की अप्रॉक्स 1 होती। डाइलेक्ट्रिक मतलब वाटर का जो है 80 टाइम्स ज़्यादा होता है एयर से, यस। आइसोमेरिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए शो करता है आइसोमेरिज्म। आयनिक फॉर्म्ड आर जनरली सॉलिड ब्रिटल इन नेचर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और फिर आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड रेडियली सॉल्युबल इन Ionic compounds are polar and radially soluble in polar solvent like water में ये soluble है polar solvent में। Hydration of ionic compound, tendency of ionic compound breaks into ions। Hydration होता क्या? Tendency of ionic compounds, hydration of ionic compound break into ions। H+X-, H2O हाइड्रेशन, यहाँ पे M+aqueous और ये X-aqueous, M+ के चारों बगल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो M+ है तो इसके पास कौन सा आता है, ये नेगेटिव वाला आता है, O नेगेटिव आता है और H+ यहाँ से दूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ये एक्सो है, ठीक है। तो यहाँ पे X माइनस तो यहाँ पे H+, X माइनस है, H+, X माइनस है तो यहाँ पे H पॉजिटिव इसके पास है तो H+ के पास है और O वाला पार्ट दूर है, ठीक है। यहाँ से भी हाइड्रेशन एनर्जी निकला। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे बीच में जा के पानी फंस गया, मतलब पानी रह गया, और ये पॉजिटिव के चारों बगल और यहाँ पे नेगेटिव के चारों बगल पानी है। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के प्रेजेंस में यहाँ पे तोड़ दिया, बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के चारों बगल रह रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। नॉर्मल आयन M+, हाइड्रेटेड आयन यहाँ पे M+ से बीच में और चारों बगल पानी इसको घेर लिया है। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to ionic potential, ionic potential psi is equals to charge upon radius, ionic potential psi is equals to charge upon radius, पहले चार्ज देखेंगे, इफ चार्ज सेम देन फिर चेक रेडियस, ओके। साई के ऊपर ये डिपेंड करता है चार्ज अपॉन रेडियस से। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल, ओके। साई Li+, इससे कम होता है Na+, इससे कम K+, इससे कम Rb+, इससे कम Cgm+, यस। साई चार्ज तो सेम है, अब तो यहाँ पे रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस इधर बढ़ रही है तो साई घट रही, ठीक है। अब जैसे Li+ और B2+ में तो यहाँ पे B2+ की साई ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। तो आयनिक साइज देखें, आयनिक साइज तो ऐसे तो Cs+ का ज़्यादा, उससे कम Rb+, उससे कम K+, फिर Na+, उससे भी कम Li+, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, छोटा का ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस होता है, Li+ का सबसे ज़्यादा, उससे कम Na+, उससे कम K+, उससे कम Rb+, उससे कम Si+, ठीक है।
हाइड्रेशन साइज भी यही हो गया, ठीक है। तो फिर मोबिलिटी, तो अब जो मोटा हो चुका है वो तो मूव नहीं कर पाएगा, तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसी होगी, CS प्लस, फिर RB प्लस, उससे कम K प्लस, उससे कम Na प्लस, उससे कम Li प्लस, ठीक है। Ionic compound have high melting point and boiling point as compared to covalent compound. Ionic compound और covalent compound और molecular solid. Ionic compound exist in the form of ionic lattice, do not exist in molecular form. तो इस दोनों के बीच में क्या है, strong electrostatic force of attraction. That's why ionic compounds have high melting point and boiling point. Okay, covalent compound और molecular solid में क्या होता है, यहाँ पे AB और AB के बीच में वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये ऑलरेडी वीक है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वीक वॉन डर वॉल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई ये वीक है। यस, अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे आयंस, सॉलिड में क्या होता है, हाँ आयंस तो प्रेजेंट है, नहीं मोबिलिटी नहीं होती, हाँ प्लस में और माइनस में आयंस तो है ना, हाँ आयंस से मोबिलिटी नहीं होती, कंडक्टेंस भी नहीं होती सॉलिड में। लिक्विड जब मॉल्टन में, हाँ तो उस टाइम आयंस भी इसमें प्रेजेंट होता, मोबिलिटी भी होती और कंडक्टेंस भी होता। जब एक्वस में भी ये प्रेजेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, एक्वस में हाइड्रेटेड आयंस में, हाँ उस टाइम भी आयंस प्रेजेंट होती, मोबिलिटी होता, कंडक्टेंस भी होता। बट कोवेलेंट कंपाउंड देखें की बात करें तो फिर सॉलिड में आयंस, मोबिलिटी, कंडक्टेंस कुछ भी नहीं होता। लिक्विड मॉल्टन में भी आयंस, मोबिलिटी, कंडक्टेंस कुछ भी नहीं होता। बट एक्वस में जैसे HCl को पानी में डाले तो फिर ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ, मतलब यस आयंस प्रेजेंट है, मोबिलिटी प्रेजेंट है और फिर कंडक्टेंस भी प्रेजेंट है। यस, अब नोट, metals are always conductor of electricity due to presence of free electron. Metals are always conductor of electricity. Metals are always conductor of electricity due to presence of free electron. Yes, metals हमेशा होगा, अगर metals होगा तो solid में भी, हाँ क्योंकि उसके पास free electron present है। Which of the following can show conductivity? NaCl solid है, NaCl solid में नहीं, या आयनिक कंपाउंड है, नहीं सॉलिड में नहीं। FeS, हाँ सॉलिड में भी होगा क्योंकि Fe आयरन जो ये मेटल है। हाँ KCl मॉल्टन, KCl मॉल्टन, KCl मॉल्टन, KCl मॉल्टन, KCl मॉल्टन, KCl मॉल्टन, मॉल्टन में हाँ होगा। HCl लिक्विड में है अगर तो हाँ ये टूट जाता, नहीं लिक्विड में है तो मतलब नहीं होगा, ये कोवेलेंट है। जब एक्वस लिखा रहेगा तो उस टाइम ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। To form a stable ionic compound, released energy must be greater than to form a stable ionic compound, released energy must be greater than absorbed energy. Released energy must be greater than absorbed energy. Born-Haber cycle से पता चलता है। देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl है तो फिर Na सॉलिड, सोडियम जो सॉलिड है पहले सबसे पहले सब्लिमेशन होगा तो ये एंडोथर्मिक है, ये Na गैस बना, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी एंडोथर्मिक है तो Na प्लस गैस बनाइए, ठीक है। फिर Cl2 गैस में है तो पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो फिर तोड़े तो बस हम लोग को एक ही Cl चाहिए, तो मतलब हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये भी देनी पड़ी, ये भी एंडो था तो Cl गैस बना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना, Cl माइनस गैस, तो फिर ये कंप्लीट बना NaCl सॉलिड बन चुका है, प्लस U क्या है, लैटिस एनर्जी एक्सो है। NaCl सॉलिड बन चुका है, ठीक है, प्लस U लैटिस एनर्जी, ये भी रिलीज हो रही है, ये भी एक्सो है, ठीक है। तो मतलब ये तभी कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड तभी बनता है जब रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा हो एब्जॉर्ब एनर्जी से। रिलीज्ड एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक वाला ज़्यादा हो एंडोथर्मिक से, तो यहाँ पे रिलीज्ड एनर्जी, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलीज्ड एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक, ये लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस टाइम ये एक्सो है, ठीक है। और फिर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है एंडोथर्मिक वाली, वो हो गया एंडोथर्मिक जो इसमें था, तो ये सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये एंड हो गया। लैटिस एनर्जी ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस
constituent gaseous ions. Amount of energy required to break 1 mole ionic solid. Amount of energy required to break 1 mole ionic solid into its constituent gaseous ions. और ये कह लो amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed by its constituent ions. दोनों में से जो कर, चाहे ब्रेक करने के लिए चाहे फॉर्म होने टाइम रिलीज हो. तो फिर जैसे m प्लस गैस है प्लस x माइनस गैस है, तो इससे बना क्या, एम एक्स सॉलिड प्लस लैटिस एनर्जी u. एम एक्स सॉलिड एम एक्स सॉलिड एम एक्स प्लस लैटिस एनर्जी u प्लस लैटिस एनर्जी u इज इक्वल्स टू माइनस से a q1 q2 अपॉन r प्लस b अपॉन r टू द पावर n. u इज इक्वल्स टू माइनस से a q1 q2 अपॉन r. a ये क्या है, कांस्टेंट, प्लस b अपॉन r टू द पावर n. b अपॉन r टू द पावर n ये क्या है, रिपल्सिव यूनिट नेग्लिजिबल. और ये क्या है, अट्रैक्शन यूनिट, माइनस a q1 q2 अपॉन r. ये क्या है, अट्रैक्शन यूनिट. u is directly proportional to q1 q2 upon r. u is directly proportional to magnitude of q1 q2, magnitude of product of q1 q2. u directly proportional इसके, ठीक है. if magnitude of charge is same then u is inversely proportional to r. yes. give correct order of lattice energy in following. lattice energy NaF NaCl, तो यहाँ पे +1 ये तो सेम है. तो जब चार्ज सेम है, लैटिस एनर्जी जब चार्ज सेम है, तो अब R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Cl इसका साइज ज़्यादा तो ये तो कम होगा, तो NaF ज़्यादा होगा. ठीक है, पहले चार्ज देख लेंगे, चार्ज सेम होगा तो फिर उसके बाद इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम देन उसके बाद देखेंगे R. ओके, अब देखते हैं Li3n और फिर Na3n. तो साइज़ सोडियम का ज़्यादा तो ये कम होगा, Lin ज़्यादा स्टेबल है. ठीक, और यहाँ तक कि Na3n जो है डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वेरी लो लैटिस एनर्जी. Li3n बस ये एग्जिस्ट करता है. Na3n K3n नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी. Am only lithium can form stable nitride. only lithium can form stable nitride. Am atomic metal. only lithium Am alkali metal. only lithium can form stable nitride. or AeN alkaline earth metal, all can form stable nitride. Be3n2 Mg3n2 because high lattice energy और स्मॉल साइज का होता और हाई चार्ज होता. स्मॉल साइज और हाई चार्ज. ठीक है, अब देखते हैं फजान रूल क्या है. डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड. फजान रूल, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड. तो अगर ये पॉजिटिव है कैटायन और ये एनायन हो गया, तो ये पॉजिटिव है कैटायन. मोर जेड इफेक्टिव देन एनायन. यस, जेड इफेक्टिव इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये अट्रैक्ट करेगा, और एनायंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा. तो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इसे कहते हैं पोलराइजेशन. मतलब मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन एंड एनायन, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज. तो फिर पोलराइजेशन ऑफ एनायन electron cloud. Polarization of anion electron cloud is directly proportional to covalent character in ionic bond.
Polarization of anion's electron. Polarization of anion's electron is directly proportional to covalent character in ionic bond. Covalent character in ionic bond. Polarization of anion's electron cloud. Polarization of anion's electron cloud is directly proportional to covalent character of ionic bond. Okay. और फिर polarization power for cation. Polarizing power कितना वो polarize कर पाया, जितना पोलराइज हुआ एनायन का वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यस. और फिर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन. और पोलराइजिबिलिटी कितना पोलराइज हो गया एनायंस. पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन. तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन लेने की नियत, और फिर पोलराइजिबिलिटी फॉर एनायन जो है ये क्या देने की नियत. Condition for maximum covalent character. Same cation, small cation. Condition for maximum covalent character. Condition for maximum covalent character. Small cation. Polarizing power psi is inversely proportional to R plus small cation positive charges पे small cation polarizing power is inversely proportional to R plus. R कम है तो polarizing power इसकी ज़्यादा है. हाँ, psi polarizing power psi is inversely proportional to R plus. कैटायन का अगर छोटा होता तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, जैसे B2+ की ज़्यादा है Mg2+ के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा है Ca2+ के, और इसकी ज़्यादा है स्ट्रॉन्सियम के कंपैरिजन. ठीक है, पहले मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम घटता हुआ जा रहा है. ठीक है, फिर जैसे देखते हैं लार्ज एनायन अगर लार्ज है, कैटायन अगर स्मॉल है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R+ के. बट लार्ज एनायन है तो ये पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R- की, तो साइज जितनी ज़्यादा होगी पोलराइजिबिलिटी उतनी अच्छी से होगी. जैसे F- से ज़्यादा Cl-, उससे ज़्यादा Br-, उससे ज़्यादा I-. ओके. हाई चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन पे जितनी ज़्यादा चार्ज होगी Q+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर. यस, M+ से ज़्यादा है M2+ की, उससे ज़्यादा है M3+ की. ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हाई चार्ज ऑन एनायन. एनायन पे अगर चार्ज ज़्यादा होगा, हाँ, तो उसकी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. चार्ज ज़्यादा तो ज़्यादा, ये बढ़िया बात है. बहुत सारे चार्ज इसके सरफेस पे है. एनायन कैटायन जो है जल्दी से खींच लेगा और ये जल्दी दे भी देगा. ये भी पोलराइजिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो फिर एग्जांपल X- का, X- से ज़्यादा होगा X2- का, इससे ज़्यादा होगा X3- का. ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. साई फॉर कैटायन चार्ज अपॉन रेडियस तो Q+ अपॉन R+. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Na+, K+, Rb+, Cgm+. लो साई इसका Na+, K+, Rb+, Cs+ का यहाँ पे लो साई है. ठीक है, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो फिर R इंक्रीज होती है एंड साई डिक्रीज होती है. जैसे B2+, उससे कम Mg2+, उससे कम Ca2+, उससे कम Sr2+, उससे कम Ba2+, क्योंकि R इंक्रीज हो रही, डेट्स वाई साई डिक्रीज हो रही. ठीक है, D block cations have more polarizing power. D block cations have more polarizing power. Psi. D block cations have more polarizing power psi than S block cation. स्मॉल साइज से मतलब R+ कम है, psi ज़्यादा है. D block cations have more polarizing power. मतलब psi इसकी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि D block cations इसमें सब स्मॉल साइज का है, R+ कम है, R+ कम है तो इसका साइज ज़्यादा होगा. तो D block cations are more polarizing power psi than S block cation. LiCl, BeCl2, MgCl2 soluble in organic solvent. LiCl, BeCl2, MgCl2 soluble in organic solvent like benzene, pyridine and acetone. Non-polar solvent. तो ये सब भी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है इसमें ड्यू टू वेरी हाई साई नेचर.
चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, डेट्स वाई कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, डिजॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड है, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, पायरीडीन एंड एसीटोन। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर, ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर melting point due to increase in covalent character, due to increase in covalent character melting point of ionic compound decreases, due to increase in covalent character, due to increase in covalent character melting point of ionic compounds decreases, due to increase in covalent character, due to increase in covalent character, due to increase in covalent character, due to increase in covalent character melting point of ionic compounds decreases। जब भी इसमें ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीजेस। अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का ज़्यादा होता था कोवेलेंट से, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीज हो गया। जैसे SnCl2 और SnCl4 में देखें तो यहाँ पे +4 है, चार्ज ज़्यादा है तो इसकी कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, चार्ज अपॉन साइज होता है। तो फिर SnCl2 से ज़्यादा है SnCl4 का, SnCl2 और इन दोनों में से कोवेलेंट करेक्टर इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम हो गई SnCl4 की, यस। अब देखते हैं गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन फॉलोइंग NaCl और CuCl। तो NaCl ये S ब्लॉक का है और यहाँ पे NaCl और यहाँ पे CuCl Cu ये जो है कॉपर ये D ब्लॉक का है, D ब्लॉक का R कम होता तो फाई ज़्यादा होती, कोवेलेंट करेक्टर इसकी ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह CaCl2 और CdCl2 यहाँ पे ये S हो गया S ब्लॉक का और ये है D ब्लॉक में साइज़ कम है तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो CdCl2 की कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो गई, ओके। अब देखते हैं NaCl, ZnCl2, SiCl2, SiCl4। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो इसकी करेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा क्या, ये छोड़ो ना, ये तो पूरा कम्प्लीटली कोवेलेंट ही होता है SiCl4, ठीक है। इससे कम ZnCl2, इससे कम NaCl, ओके। Li, NaBr, KCl, RBF की R ज़्यादा है मतलब करेक्टर कम है, ठीक है। और Li में R कम है, Li की कैटायन की R कम है मतलब ये ज़्यादा और एनाइन की R ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा Li का हो गया, इससे बाद NaBr, इससे कम KCl, इससे कम RBF, ओके। अब देखते हैं स्पेशल केस में Pb2+ थैलियम +1 Bi+3, Pb2+ थैलियम +1 Bi+3। इन तीनों में क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू पुअर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन तीनों की Z इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू पुअर इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, डेट्स वाई सिग्मा डिक्रीज। तो फिर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाती, तो PbCl2 की ज़्यादा होती NaCl से, PbCl2 की कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होती NaCl से, ठीक है। तो देखें तो फिर Pb2+ और थैलियम +1 और Bi+3 इन सब की ज़्यादा होती 18 इलेक्ट्रॉन से, फिर 18 इलेक्ट्रॉन से कम 8 इलेक्ट्रॉन Pb2+ और Tl+1 और Bi+3 इससे कम होती 18 इलेक्ट्रॉन, इसकी सबसे ज़्यादा। इसके बाद कौन आता है 18 इलेक्ट्रॉन, इससे कम आता 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे हो गया Na+। मतलब S ब्लॉक के टायन याद रख सकते हैं, सबसे कम S ब्लॉक के टायन, Z इफेक्टिव और कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम होती है, हाँ। S ब्लॉक की Z इफेक्टिव और कोवेलेंट करेक्टर दोनों, हाँ। S ब्लॉक जैसे Na+ हो गया 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन अटेंड कर रहा। फिर इससे ज़्यादा होती 18 इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल Zn2+ और Cd2+, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता। जैसे Zn2+ हो गया Cd2+, तो फिर ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा हो जाती Pb2+, Tl+1 और Bi+3। तो एक एग्जांपल देखते हैं PbCl2, ZnCl2, KCl। PbCl2 की सबसे ज़्यादा, KCl की सबसे कम होगी क्योंकि S ब्लॉक का है, फिर ये D ब्लॉक का है, D ब्लॉक का इससे ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं MCl2 और MCl4, यहाँ पे +2 और +4 चार्ज है।
चार्ज के डायरेक्टली चार्ज जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, मतलब MCl4 की कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है MCl2 के कंपैरिजन में। ओके, तो फिर हाइड्रेशन टेंडेंसी, हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी ये तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो इसकी बी की ज़्यादा होगी, ऐसे यस बिल्कुल सही है। आयनिक करेक्टर ए की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो मतलब MCl2 में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, यस। मेल्टिंग पॉइंट जिसकी कोवेलेंट करेक्टर आ चुकी है उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो मतलब ए की ज़्यादा होगी बी से, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद भी कुछ टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 लेक्चर है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।